नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाली उपचुनाव की जंग में मालवा निमाड़ की 7 सीटें शामिल हैं। मालवा की सियासी फिजा में उपचुनाव की गर्मी का असर दिखने लगा है। नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच रही है। सियासी दल तो वादों और नारों पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालवा निमाड़ क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हर खबर लेकर हम हाजिर हैं। देखिए हमारी खास पेशकश, मालवा में किसका राज। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी सांवेर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर विकास कार्यों की सौगात देने में जुटी हुई है, तो कांग्रेस कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को लेकर मैदान में है। सांवेर सीट पर जंग होगी आर पार। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट किया तैयार। कांग्रेस जनता को गिनाएगी नाथ के काम। क्या विजन डॉक्यूमेंट से निकलेगी जीत की राह? प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मानी जा रही इंदौर की सांवेर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टक्कर का होगा। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सांवेर के लिए बीजेपी ने खास विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके जरिए क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों के साथ ही किसानों को योजनाओं का फायदा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। खुद मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि सांवेर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही शिक्षा के लिए बीजेपी सरकार कई सौगातें दे रही है। साथ ही अब नर्मदा भी जल्द ही सांवेर पहुंचेगी, जिससे किसानों को फायदा होगा। पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और किसान की उपज का उचित दाम मिले, किसानों का विकास हो, खास समय पे मिले। जो किसानों ने जो एक ऐतिहासिक बम्पर फसल हुई है, उसका एक एक दाना मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने खरीदा और देश के में एक इतिहास बनाया। 1,37,00,000 टन मेटिक, लगभग 15 लाख किसानों का गेहूं खरीदा, 2900 करोड़ फसल बीमा दिया, संबल योजना लागू की। सांवेर प्रापर में नर्मदा का जल अति शीघ्र एक घर जाने वाला है। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ पूजन कर रहे हैं। इधर बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सांवेर में जो काम 15 महीनों में कमलनाथ सरकार के वक्त हुए, बीजेपी और मंत्री तुलसी सिलावट उसी का श्रेय ले रहे हैं और ये बात जनता भी जानती है। उपचुनाव को देखते हुए भाजपा सांवेर के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। सांवेर की जनता को दी जाने वाली लॉलीपॉप है, क्योंकि जब भाजपा की सरकार थी तब वहां पर भाजपा के ही विधायक थे, लेकिन भाजपा ने कभी भी सांवेर की सुध नहीं ली। अभी जो विजन डॉक्यूमेंट बना के दे रही है भाजपा, और इसमें बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे कर रही है, सिर्फ महज सांवेर की जनता को दी जाने वाली चुनावी लॉलीपॉप है। जो भी सांवेर में विकास हुए या जो भी सांवेर की व्यवस्था में थोड़ा सुधार आया, वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार में ही हुआ है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों की बातचीत हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो या पानी के क्षेत्र में हो, जो भी सुधार सांवेर में हुआ, ये कमलनाथ जी की जो कम समय की सरकार रही उसमें ही हुए। बाकी कभी भाजपा ने सांवेर की सुध नहीं ली। बहरहाल उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन सांवेर के संग्राम में जनता की उम्मीदों पर कौन सी पार्टी खरा उतर पाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी को घेरने के लिए अब कांग्रेस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस अभियान के तहत कांग्रेस उन सीटों पर गंगा जल भेज रही है जहां पर उपचुनाव होना है। शुद्ध के लिए युद्ध पर चढ़ा सियासी रंग। कांग्रेस ने दिया हर हर गंगे का नारा। उपचुनाव वाली सीटों पर भेज रही गंगा जल। 27 सीटों पर करेंगे गंगा जल से शुद्धिकरण। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी रस्साकशी का दौर लगातार जारी है।
बीजेपी जहां अपनी रणनीति पर काम कर रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने के लिए ठोस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घर घर भोलेनाथ का नारा देने वाली कांग्रेस ने अब हर हर गंगे का नारा भी दे दिया है। दरअसल कांग्रेस ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार के अभियान शुद्ध के लिए युद्ध को सियासी रंग दे दिया है। इसके तहत उन सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गंगा जल लेकर पहुंचेंगे जहां पर उपचुनाव होना है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, उसके बाद जनता में भी इसका सकारात्मक संदेश गया था। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी करने के लिए फिर से इस अभियान का सहारा लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राजधानी भोपाल से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, हमारी कांग्रेस सरकार की, उन उपलब्धियों को जनता तक ले जाया जाएगा और भाजपा का भ्रष्टाचार उजागर किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये लोग किस तरह से ये लोग सत्ता पे काबिज हुए हैं। ऐसी कोरोना जैसी महामारी को भी नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह सत्ता पर हक हासिल करा है, वो जनता के सामने लाएंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोगी बनेंगे। और उसी के नाम से शुद्ध के लिए युद्ध है, इसमें गंगा जल भरा हुआ है और ये उन उपचुनाव होने वाली जो विधानसभा हैं वहाँ जाकर उनको शुद्धिकरण करेंगे और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हालांकि सत्ता पर काबिज बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस पर ही पलटवार कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार के 18 महीने के शासनकाल में जनता त्रस्त हो गई थी। ऐसे में इस तरह के अभियान का बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शुद्ध करें अपने अंतःकरण को, ये शुद्ध करें अपने संगठन को, ये शुद्ध करें उस धृतराष्ट्रीय प्रवृत्ति को जो अपने दुर्योधनों को, अपनी संतानों को कांग्रेस का राजपाट देना चाहती है। भले कांग्रेस का सर्वनाश हो जाए, यदि इनको गंगा जल से शुद्ध करना है तो उस प्रवृत्ति को करें जो युवा नेताओं को आगे आने नहीं देना चाहते, जो आम जनता के बीच में से निकले हुए नेतृत्व को हमेशा नकार देते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को आत्मशुद्धि की नितांत आवश्यकता है। चुनावी संग्राम में बीजेपी ने हर हर मोदी, घर घर तुलसी का नारा दिया था, तो वहीं कांग्रेस घर घर भोलेनाथ अभियान की शुरुआत कर चुकी है। ऐसे में हर हर गंगे का नारा उपचुनाव में कांग्रेस की नैया पार लगा पाता है या नहीं, ये देखना होगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। वहीं राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के इस्तीफे के बाद खाली हुई बदनावर सीट पर भी जल्द ही उपचुनाव की जंग देखने को मिलेगी। दत्ती गांव शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उनको बीजेपी का टिकट मिलना लगभग तय है। वहीं कांग्रेस अभी उम्मीदवार की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन बदनावर में उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई देखने को मिल रही है। बदनावर में जबरदस्त होगी जंग, कांग्रेस में फंसा स्थानीय बाहरी का पेंच, टिकट को लेकर सियासत भी हुई तेज। उपचुनाव में जनता होगी किसके संग? उपचुनाव से पहले बदनावर कांग्रेस में स्थानीय बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। स्थानीय दावेदार बाहरी का विरोध करने में जुट गए हैं, तो कांग्रेस से बाहरी दावेदार मनोज गौतम, गोविंद पाटीदार और शरद सिंह सिसोदिया टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जिस वजह से 15 स्थानीय दावेदारों में टिकट के लिए जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो बदनावर में पिछले कई विधानसभा चुनाव में बाहरी प्रत्याशी का दबदबा कायम रहा। 15 चुनाव में 8 बार बाहरी प्रत्याशी को जीत मिली, तो 7 बार जनता ने स्थानीय प्रत्याशियों को चुना। कांग्रेस बीजेपी ने जब भी बाहरी प्रत्याशी को मैदान में उतारा, चुनाव में जीत मिली। 1998 के बाद से अब तक स्थानीय व्यक्ति को यहां हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि विधायक कांतिलाल भूरिया बाहरी प्रत्याशी के सवाल से बचते नजर आए, लेकिन उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। वही ध्यान रखा जा रहा है, सबको आम सहमति बना के सब लोगों को बिठा के, और जो सबकी मर्जी का उम्मीदवार यहाँ है, ये हमारी भी कोशिश है और यहाँ के सब लोग भी इस बात को चाहते हैं कि स्थानीय होना चाहिए। तो हाईकमान इसके ऊपर विचार कर रही है, उसका सर्वे हो रहा है, सर्वे में जो ठीक लगेगा वही होगा। राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के इस्तीफे के बाद खाली हुई बदनावर सीट पर उपचुनाव होंगे। बीजेपी का कहना है
कि चुनाव में बाहरी मुद्दा नहीं है और दत्ती गांव बाहरी भी नहीं माने जाते, वो यहाँ के मतदाता हैं। मैं तो लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा और हजारों लोगों से मिला हूँ। न घमासान है न ये मुद्दा है, और इसलिए स्थानीय और बाहर का कोई मुद्दा ही इस इलेक्शन के अंदर अभी तक चर्चा में नहीं है। तो उनकी सारा कारोबार यहाँ पे, और इसलिए पहली बात तो ये कि उनको बदनाम करना माना जाना ही प्रश्न है। पूर्व में राजवर्धन सिंह जी दत्ती गांव भारी थे, किंतु वर्तमान में 10 सालों से वो बदनावर के निवासी हो चुके हैं। और जिस प्रकार ये भारी और स्थानीय का मामला मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से मायने नहीं रखता। इसमें तो जो देखा जाए वो उसकी ताकत और उसके साथ कितने कार्यकर्ता हैं और उसका क्षेत्र में कितना प्रभाव है, उसके हिसाब से ही राजनीतिक दलों को टिकट देना चाहिए। बदनावर से 5 विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की यहां अच्छी पकड़ मानी जाती है। एक बार निर्दलीय और 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल कर चुके दत्ती गांव इस बार कमल निशान के साथ मैदान में होंगे, लेकिन कांग्रेस में अभी स्थानीय और बाहरी को लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के चयन के लिए सर्वे करवा रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का कोई भी नेता बाहरी स्थानीय के मुद्दे पर कुछ भी कहने से बच रहा है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। वहीं बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर विधायक पद से इस्तीफा देकर अचानक बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस और कमलनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सुमित्रा देवी ने अचानक बीजेपी में जाने से सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस इसे बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स बता रही है, तो बीजेपी के मुताबिक ये राजनीतिक आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस के टूटने का सिलसिला रुकेगा कहां? प्रदेश की नेपानगर सीट पर सियासत ने अचानक करवट बदल ली और अब यहां होने वाले उपचुनाव भी दिलचस्प होंगे। कांग्रेस के लिए कभी जी जान लड़ाने वाली सुमित्रा देवी कासडेकर अब बीजेपी की हो चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह के हाथों बीजेपी की डोर थामने वाली सुमित्रा देवी कासडेकर कुछ दिनों पहले तक बीजेपी की ईंट से ईंट बजाने का खम ठोंक रही थी। 28 जून को जब बीजेपी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के पुतले फूंके, तब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ सुमित्रा देवी सड़कों पर उतर आईं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कराने को लेकर अफसरों को खुलेआम चेतावनी दी थी। साथ ही गली गली में शिवराज सिंह चौहान के पुतले जलाने की बात भी कही थी। वहीं सिंधिया चैप्टर पर तंज कसते हुए कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। लेकिन पूर्व विधायक का प्रतिनिधि नकली नोट के साथ उज्जैन में गिरफ्तार क्या हुआ, समीकरण ही बदल गए। पूर्व विधायक मंजू दादू ने नकली नोट मामले में विधायक को भी घसीट लिया और देशद्रोह जैसा आरोप मढ़ दिया। लेकिन सुमित्रा कासडेकर ने जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, मंजू दादू के सुर ही बदल गए। पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी जो निर्णय ले वो सर्वमान्य है। अब कांग्रेस का कहना है कि पैसे का प्रलोभन, जाति प्रमाण पत्र का मामला और उज्जैन में नकली नोट कांड की जांच में सुमित्रा कासडेकर को दबाया गया। वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी अगर सच्ची है तो वो नकली नोट मामले में पूर्व विधायक की जांच जारी रखकर बताए। पैसों के लिए इस प्रकार का जो ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि और कोई मुझे समझ नहीं पड़ता कि क्यों भाजपा ज्वाइन की, क्यों कांग्रेस पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया, 2 साल की उनकी राजनीति में उनको विधानसभा का टिकट घर बैठ के पार्टी ने दिया। पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने अपने जेब से पैसा लगाया, नेताओं ने अपने जेब से पैसा लगाया और उनको विधायक बनाया। तो उनका योगदान स्वयं के विधायक बनने में नहीं था, योगदान पूरा कार्यकर्ताओं का था, कांग्रेस के नेताओं का था, जिसके बदौलत विधायक बनी। तो उन्होंने जो ये 15 महीने में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा ज्वाइन की, तो एकमात्र दिख रहा है कहीं ना कहीं पैसों की लालच, और दूसरी कोई बात नहीं है। मंजू दादू की बात से सहमत हूँ और इसकी SIT जांच भी होनी चाहिए इस नोट कांड की, कि इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं, कैसे कैसे जुड़े हैं, इसके पीछे हो सकता है कि ये भी एक सच हो। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसी भी गैर बीजेपी विधायक की आस्था बीजेपी में कभी भी आ सकती है और बीजेपी में सभी का स्वागत है। देखिए, ये आपका अपना सोचना है,
लेकिन इसके पहले भी 22 विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, सदस्यता ले चुके हैं। और भी कई जगह खबरें आप सुनते होंगे, कई सारे लोग बीजेपी के काम से प्रभावित होकर हमारे साथ आ रहे हैं। अब उसके लिए 15 दिन हो या 10 दिन हो या 20 दिन, जब व्यक्ति के मन में अच्छा विचार आ गया कि अब बीजेपी के साथ काम करना चाहिए और उन्होंने अच्छा निर्णय लिया, हमारी रीति नीतियों के लिए साथ वो काम करेंगे, हमारे साथ अनुशासन में वो काम करना चाहते हैं, तो हम स्वागत करते हैं ऐसे लोगों का। इधर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी और अकेले पड़ जाने के चलते सुमित्रा देवी कांसडेकर ने ये कदम उठाया है। देखिए, वो क्या है, अपने आप को बहुत अकेले महसूस करती थी यहाँ पर, और उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं लिया, और उनके जो क्षेत्र के काम है सब मैं ही करता हूँ, तो बड़ा अकेला फील करती थी। और अभी बीजेपी का एक सिस्टम चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में देख रहा है, पूरे देश में चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ रही है, उस हिसाब से उन्होंने इसको जोड़ा है, इस विधायक को भी जोड़ा अपने साथ। एक्चुअली में कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस के संगठन में ध्यान ही नहीं दे रहे, उनको कोई मतलब ही नहीं है। मैं बार बार इनको बोल रहा हूँ कि आप संगठन पे ध्यान दीजिए, आप लोगों को जोड़िए। लोग कांग्रेस को चाहते हैं तो आपका काम है संगठन को मजबूत करना। 25-25 साल से एक ही अध्यक्ष है बुरहानपुर खंडवा, वही अध्यक्ष है, वही संगठन चलाते हैं, वही सेल परचेस करते हैं पार्टी को, दूसरा कोई बैठा ही नहीं इनके लिए। बहरहाल मौजूदा दौर की राजनीति कुछ ऐसी ही है, जहां जो सुबह है वो शायद शाम को ना हो, और शाम कहीं गुजारने के बाद सुबह वहीं हो, ये भी तय नहीं है। तो नेपा नगर की सियासत भी कुछ यही बयां कर रही है। सुमित्रा देवी कांसडेकर इकलौती कांग्रेसी नेता नहीं है जिन्होंने पाला बदल लिया है। कांग्रेस ऐसे न जाने कितने नेताओं से दो चार हो रही है, और ये सिलसिला कहां रुकेगा ये भी तय नहीं है। बंसल न्यूज के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। इंदौर की सावेर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस को उपचुनाव से पहले कोरोना से जंग लड़ना पड़ रही है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों ही संभावित उम्मीदवार कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में चुनावी तैयारियों पर कोरोना का ग्रहण नजर आने वाला है। सांवेर में लगा कोरोना का ग्रहण। गुड्डू के बाद मंत्री सिलावट भी कोरोना पॉजिटिव। उपचुनाव से पहले शुरू हुई कोरोना से जंग। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन इस बीच कोरोना महामारी ने दोनों ही पार्टियों की चुनावी तैयारियों पर असर डाल दिया है। सांवेर से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू कोरोना की चपेट में आए, तो अब कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के संभावित उम्मीदवार तुलसी सिलावट कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। लिहाजा मंत्री सिलावट और कांग्रेस नेता प्रेमचंद गुड्डू के साथ सांवेर की सभाओं में नजर आ रहे नेता और कार्यकर्ता भी क्वारंटाइन हो गए हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कोरोना किसी पार्टी को देखकर अपना असर नहीं दिखाता। वहीं बीजेपी ये भी मानती है कि चुनावी तैयारियों के बीच कई बार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। कोरोना तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी देख के तिलक लगाता नहीं है। हमारे प्रेमचंद गुड्डू जी जो सांवेर से संभावित प्रत्याशी हैं, दुर्भाग्य से उनको भी कोरोना के सिम्टम्स आए थे और वो क्वारंटाइन भी हुए हैं। इसके पहले कांग्रेस के भी अनेक मित्र हुए, भारतीय जनता पार्टी के भी हुए। मुझे लग रहा है कि कोरोना जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देखकर नहीं आता है, वो तो सभी को आ सकता है। तो सबको सावधानी बरतना चाहिए। कुछ असावधानियाँ मुझे लगता है कि हम लोगों से भी हुई है और उन असावधानियों से बचा जाना चाहिए। इधर कांग्रेस में भी कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि कोरोना की जंग लड़ने के बाद पार्टी के बड़े नेता जल्द ही चुनावी मैदान संभालेंगे। जनसेवक हैं, जनता की सेवा करने का उन्होंने धर्म चुना है। जनता की सेवा करते करते ही कोरोना संक्रमित हुए तो दोबारा मैदान में आएंगे, जनता की फिर सेवा करने में तत्परता से लगेंगे। अभी भी उन्हीं का जनता की सेवा है, क्योंकि कोरोना होते हुए अगर वो मैदान में आते हैं तो कहीं ना कहीं संक्रमण को फैलाते हैं। जैसे कि हमारे प्रेमचंद गुड्डू जो सांवेर क्षेत्र में कमान संभाले हुए हैं, उन्होंने अभी अपने आप को क्वारंटाइन कर रखा है। तो कहीं ना कहीं हम पूरी जनता की भावना का ख्याल रख रहे हैं और कांग्रेस पार्टी तैयार है। बहरहाल सांवेर में जिस तरह से कोरोना ग्रहण लगा है, उसके बाद चुनावी तैयारियां जरूर प्रभावित हुईं, लेकिन इन सब के बीच दोनों ही सियासी दलों को इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोरोना का संकट फिलहाल टला नहीं है, और साथ ही जनता की सुरक्षा के लिहाज से भी चुनावी तैयारियों में एहतियात बरतना जरूरी है।
पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। वहीं बदनावर उपचुनाव में वादा खिलाफी के आरोपों के बीच स्टेडियम निर्माण का मुद्दा भी गरमाने लगा है। बीजेपी शासनकाल में बने स्टेडियम की हालत खस्ता है, लिहाजा कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हो गई। मान सम्मान, निष्ठा और धोखेबाजी जैसी बातों में उलझे इस उपचुनाव में ये स्टेडियम भी मुद्दे के तौर पर अपनी जगह बनाते हुए दिख रहा है। खासतौर पर युवाओं को ये मुद्दा काफी प्रभावित कर सकता है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस स्टेडियम को लेकर संजीदा है। 2017 में बीजेपी के शासनकाल में इस स्टेडियम का निर्माण हुआ था, लेकिन आज भी ये बदहाली का शिकार है। स्टेडियम जो बनाया गया उसमें बहुत ही घटिया मटेरियल यूज़ करा गया है और ये जो रेलिंग्स हैं ये भी प्रॉपरली मैनेज करी हुई नहीं है, ये भी कहीं से टूट रही हैं और जो गेट्स हैं वो भी प्रॉपरली लगते नहीं और अंदर की जो सिचुएशन है उसमें अंदर बहुत सारे गाय भैंसों ने मुँह करे हुए गंदगी करी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा प्रॉपरली बन जाए और इसका अच्छा निर्माण हो जाए। यहाँ पर कनेक्शन भी प्रॉपरली है नहीं क्योंकि लाइट्स भी नहीं चल रही, यहाँ पर फैसिलिटी बिल्कुल ही थर्ड क्लास दी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो इनकम्प्लीट है वो पूरी कंप्लीट की जाए। चूंकि स्टेडियम का निर्माण बीजेपी के शासनकाल में हुआ था, लिहाजा कांग्रेस इस बदहाली को लेकर ज्यादा आक्रामक है। कांग्रेस ने स्टेडियम निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। स्टेडियम के लोकेशन को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। स्टेडियम में अभी भी लेवल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तो खेल मैदान सरी का दिखता है, वो बाउंड्री वाल भी क्षतिग्रस्त हो गई है और पूरी तरीके से स्टेडियम नहीं कह सकते उसको, जंगल जैसा एक तरीके से बना हुआ है। स्टेडियम की योजना को चुनाव में मुद्दा भी लेंगे, भ्रष्टाचार को जब बताएंगे, जनता के बीच लेके जाएंगे किस तरह से उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इधर बीजेपी नेता भी स्टेडियम की हालत को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के खेल और खिलाड़ियों के प्रति रुझान का हवाला देकर जल्द ही स्टेडियम में सुधार और नए स्टेडियम के निर्माण की बात कह रहे हैं। काफ़ी समय से जब से निर्माण हुआ है वहाँ निर्माण कहीं न कहीं अधूरा भी रखा है और वो इस अभाव में और क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। शासन का इस ओर ध्यान जाना चाहिए। उपचुनाव को लेकर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा सक्रियता कहीं नजर आ रही है तो वो बदनावरी ही है। यहाँ राजनीतिक खींचतान और आपसी गुटबाजी में उलझी सियासत के बीच स्टेडियम जैसे मुद्दे का चर्चा में आना कुछ सुकून जरूर देता है। महेश पाटीदार, बंसल न्यूज, बदनावर। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।